Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. A very good morning to all my YouTube viewers. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बाकी 3 पार्ट्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है। ये है हमारा चौथा पार्ट, जिसमें मैं बात करूँगी आपसे प्रबंध की प्रकृति में, प्रबंध पेशे के रूप में और प्रबंध की सार्वभौमिकता के रूप में। ठीक है, और लास्ट जो हमारा वीडियो बचेगा यानी कि वीडियो नंबर 5, उसमें हम बात करेंगे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में। स्टार्ट करते हैं प्रबंध पेशे के रूप में। देखो, पेशा क्या होता है, इंग्लिश सब लोग बता देंगे मैम, पेशा यानी प्रोफेशन। ठीक है, तो मेरा मतलब उससे बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बोला पेशा प्रोफेशन, जी नहीं। मैं अगर पूछ रही हूँ पेशा क्या है तो मुझे ये पता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैम पूछ रही है पेशा, तो पेशे का मीन क्या है। ठीक है, आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पेशेवर लोगों की क्या करते हो, सेवाएं प्रयोग में लेते हो। कैसे लेते हो? टीचर, डॉक्टर, ठीक है, वकील, ये सब लोग कौन होते हैं? ये होते हैं पेशेवर लोग। अब आप कहोगे मैम ये लोग पेशेवर कैसे होते हैं, क्या स्पेशल है? तो आइए जानते हैं क्या स्पेशल है इन लोगों में। ठीक है, प्रबंध के अध्ययन को वर्तमान में पेशेवर शास्त्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि प्रबंध पेशा है या नहीं। जैसा कि हम अब तक दोनों जो हमारे प्रकृति के पॉइंट्स है उनको भी हम कंपेयर कर रहे थे, तो पहले उनके बारे में जान रहे थे, जैसे कला के बारे में, विज्ञान के बारे में, बहुविधा के बारे में हमने जाना। तो वैसे ही पेशे के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी तो हम प्रबंध से उसका कंपेरिजन कर पाएंगे। इसके लिए पेशे का अर्थ और विशेषता जानना आवश्यक है। तो पेशे का अर्थ है, पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बहुत ही नॉर्मल सा मीनिंग है कि पेशा एक व्यवसाय है, यानी कि बिजनेस है, जिसको चलाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, दक्षता और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्यों चाहिए? देखो, प्रशिक्षण होता है एजुकेशन का प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि जिस चीज़ को आप थ्योरेटिकल सीख रहे हो उसी को प्रैक्टिकल करके जानना कहलाता है प्रशिक्षण। अब एक डॉक्टर है तो वो क्या करेगा, जब तक वो प्रशिक्षण नहीं पाएगा ऑपरेशन करके, यानी उसने पहले अगर नकली ऑपरेशंस नहीं देखे हैं, एक तरीके से उसने जब अपना ट्रेनिंग लिया होगा, तो ओटीज में जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर अगर ऑपरेशंस नहीं करे तो वो रियल बॉडीज़ पे करना कैसे सीखेगा। वैसे टीचर्स के लिए क्या होता है, बीएड का कोर्स होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये सीखते हैं, तब जाके वो लोग क्या बनते हैं, पेशेवर लोग बनते हैं। अब है पेशे की विशेषताएं। फर्स्ट है औपचारिक ज्ञान। देखो, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक ज्ञान एक मनुष्य की ज़िंदगी में जब तक वह जीवित रहता है तब तक लेता है, क्योंकि हम डे टू डे नई नई चीज़ें सीखते हैं, परंतु उसके लिए क्या है, हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। औपचारिक ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जो हमारे पास प्रूफ में है, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट्स, 12th की मार्कशीट्स, आगे आप जो फर्दर स्टडीज़ करोगे और जो आपने क्या है एक प्रोफेशनल बॉडी से अपनी और ऑथोराइज बॉडी से अपना ज्ञान लिया है, वो होता है औपचारिक ज्ञान। बहुत सामान्य शब्दों में स्कूल कॉलेज के से लिया गया ज्ञान क्या कहलाता है? औपचारिक ज्ञान, जिसको हम साबित कर सके, प्रमाणित कर सके हमारी मार्कशीट्स के द्वारा। तो पेशे में क्या होता है, बिल्कुल डॉक्टर क्या करता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, टीचर बीएड कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आचार संहिता, आचार संहिता होती है नियमों की एक पुस्तिका। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत क्या होता है कि जिस भी पेशे में आप हैं उसके कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, वो आपको पालन करने होंगे। जैसे डॉक्टर के लिए क्या होता है, जब वो लोग शपथ लेते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि हम सभी क्या पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की पार्शलिटी नहीं करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, उनके आचार संहिता के कुछ नियम हैं। ठीक है, तो आचार संहिता होती है आपके लिए नियमों की एक पुस्तिका, जिसके आधार पर किसी भी पेशेवर व्यक्ति को चलना होता है। प्रतिनिधि संस्था, जैसे कि आपका ग्रुप होता है, ठीक है, हेड बॉय, हेड गर्ल वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से, बहुत बेसिक देखा जाए तो। वैसे प्रतिनिधित्व संस्थाएं होती हैं, यानी कि अगर इंडिया में कोई वकील है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंडियन बार काउंसिल का क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उसको मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये उनकी प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत पेशेवर व्यक्तियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उनका मेंबर बनना जरूरी होता है, तथा वहीं उनकी सारी बातें माननी होती है। सेवा की प्रवृत्ति, पेशेवर ज्ञान को लेने का ही जब तक कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कि आप में क्या है, सेवा की प्रवृत्ति नहीं है। आप डॉक्टर बन गए, आप वकील बन गए, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, या फिर आप टीचर बन गए, लेकिन जब तक आप अपनी सेवाएं किसी सामने वाले को नहीं दे रहे हो तो यूज़लेस है आपकी वो डिग्री। ठीक है, फिर आपने वो डिग्री ली ही क्यों? पेशेवर क्यों बना जाता है? ताकि हम ज्ञान को सीखकर उसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर सकें। विशिष्ट ज्ञान की विद्यमानता, जी ऑफकोर्स बिल्कुल इसमें विशिष्ट ज्ञान होता है। देखो, डॉक्टर का ज्ञान डॉक्टर के पास ही होता है, डॉक्टर का काम वकील नहीं कर सकता, वकील का काम टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या होता है,
पेशेवर ज्ञान होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, विशिष्ट ज्ञान की विद्यमानता यहाँ पर होती है। सेकंड थिंग, बीएसटी में जितना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मानना यही है कि जितना पॉइंट से चलो उतना बेटर है, नोट्स बनाने के लिए भी, चीज़ों को समझने के लिए भी और आंसर प्रेजेंट करने के लिए भी। तो ये हो गई पेशे की विशेषताएं। अब हम इसको करेंगे, प्रबंध को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में हम प्रबंध को रखकर देखें तो यह जान पाएंगे कि प्रबंध पेशा है या नहीं। तो पहला पॉइंट था हमारा विशिष्ट शाखा। प्रबंध ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है तथा ज्ञान के विस्तार में बहुत सी संस्थाएं भी लिप्त हैं। अतः इस बिहार पे तो हम प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस में क्या मिलने लगी है, प्रबंध की शिक्षा मिलने लगी है। एमबीए कॉलेजेस, बीबीए कॉलेजेस, ये क्या करते हैं, ये प्रबंध हमें सिखाते हैं। इसके बाद बात करें औपचारिक ज्ञान की प्राप्ति। जो मैंने आपको बताया था कि औपचारिक ज्ञान लेना बहुत आवश्यक होता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था है। बीबीए, एमबीए, यहाँ तक प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। किंतु दूसरे पक्ष के अनुसार प्रबंध के लिए क्या है, एमबीए आवश्यक नहीं है। जैसे डॉक्टर के लिए उसका एमएस और एमडी होना, एमबीबीएस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वकील के लिए लॉ करना ज़रूरी है, वैसे एक मैनेजर होने के लिए एमबीए करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में नेचुरल या फिर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है तो भी आप क्या कर सकते हो, एक मैनेजर बन सकते हो। और विशिष्ट शाखा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ज्ञान क्या है, प्रबंध क्या है, ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में जन्म ले चुका है। अतः इस आधार पर तो हम प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते। एक ही पॉइंट में दो बातें हो गई कि प्रबंध के लिए क्या है, औपचारिक ज्ञान की हमारे पास ब्रांच अवेलेबल है एमबीए, तो यहाँ तक तो वो है क्या, पेशा, परंतु एमबीए करना ज़रूरी नहीं है, अतः वो क्या है, पेशा नहीं मान सकते आप उसको। प्रतिनिधि संस्थाएं, प्राचीन एवं स्थापित पेशे जैसे कि चिकित्सा, कानून के संबंध में क्या होती है, प्रतिनिधि संस्थाएं। जैसे भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिका में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, किंतु प्रबंधकों के लिए इन संस्थाओं की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। देखो, चिकित्सा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, कानून के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और अमेरिका में क्या है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। किंतु प्रबंधकों के लिए इसकी सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है, जबकि अन्य जितने भी पेशे हैं, वकील, डॉक्टर वगैरह, उनके लिए इनकी सदस्यता लेना अनिवार्य है। सीए, सीएस, बिल्कुल जैसे ही आप इनकी डिग्री ले लेते हैं वैसे ही आपको क्या है, इनकी मेंबरशिप लेना भी मैंडेटरी हो जाता है, तभी आप उस पेशे के रूप में कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट के बिहाफ पर हम प्रबंध को पेशे की श्रेणी में नहीं रख सकते। आचार संहिता हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अन्य पेशों की भांति आचार संहिता की व्यवस्था है, किंतु बहुत से प्रबंधक इस आचार संहिता से परिचित ही नहीं है, तो इस दृष्टि से भी क्या है, प्रबंध पेशे के समकक्ष नहीं है। यानी कि आचार संहिता बनाई हुई तो है प्रबंधकों के लिए, परंतु बहुत सारे प्रबंधक तो ये जानते ही नहीं कि हमारे लिए आचार संहिता अवेलेबल है, तो उसमें लिखी हुई बातें कैसे मानेंगे। सेवा की प्रवृत्ति प्रत्येक पेशे के लिए आवश्यक होती है। यद्यपि किसी पेशे में ऐसी प्रवृत्ति का पालन करना या न करना देश की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंधक तो क्या करता है, वो स्टार्ट एक कंपनी को अपनी सेवाएं देने से करता है। तो उपरोक्त निष्कर्ष से विश्लेषण निकलता है, या फिर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि क्या प्रबंध में पेशे की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ नहीं हैं, इसलिए प्रबंध को स्थापित पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, किंतु इसे पेशे की दिशा में अग्रसर श्रेणी में रखा जा सकता है। जी हाँ, जब भी आंसर लिखोगे तो आंसर यही बनेगा कि प्रबंध को पेशेवर श्रेणी में, यानी कि स्थापित पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसको पेशे की और अग्रसर श्रेणी में रखा जा सकता है। रीस ने पेशे को विभिन्न श्रेणियों में बांटा है और विभाजन में प्रबंध को होने वाला क्या बताया है, भावी पेशा बताया है। ये मैंने एक तरीके से नोट्स में आपका ये चैप्टर इंक्लूड किया है। इसके बाद जो मैं आपको आपकी बुक का भी हल्का बहुत यहाँ पर पीडीएफ लेकर ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि आपको लगेगा मैम आपने जो हमारी बुक में पेशे की श्रेणी दे रखी है, और जैसे स्थापित पेशा, नवीन पेशा, अर्ध पेशा, इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहें। जब हम सार्वभौमिकता कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको एक बार वो वापस बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्रबंध की 5 विशेषताएं हैं, ये मैकफार्लैंड ने दी है, याद रखिएगा। मैकफार्लैंड ने जो मैंने 5 विशेषताएं बताई वो उसने दी हैं। अब बात करें कि पेशेवर प्रबंध क्या होता है, तो पेशेवर प्रबंध केवल पेशेवर उपाधि धारकों की नियुक्ति से ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने पास की मैनेजर को हायर किया, उसके पास एमबीए की डिग्री थी, चाहे वो फॉरेन कंट्री से लेकर वो डिग्री आया हो, बल्कि क्या होना चाहिए, एटीट्यूड वैसा होना चाहिए, उचित दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। पेशेवर उपाधि से अधिक महत्व क्या होता है, पेशेवर दृष्टिकोण का होता है। यानी कि एक डिग्री से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके एटीट्यूड से, यानी कि आप वो काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो या नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है। पेशेवर प्रबंध की विशेषताओं की अगर बात करें तो पेशेवर ज्ञान और तकनीक के प्रति समर्पित होना, ठीक है। जिस भी पेशे में आप हो उसके प्रति क्या करो, आप अपना डेडिकेट होकर अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, केवल
आपने अपनी डिग्री का यूटिलाइज़ कर रहे हो केवल पैसा कमाने के लिए, जी नहीं, आपको उसके प्रति क्या करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। आधुनिक प्रबंध की तकनीक का उपयोग डे बाय डे प्रबंध में नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, नई नई तकनीकी सामने आ रही हैं, तो उनका प्रयोग करना भी पेशेवर प्रबंध के लिए आवश्यक हो जाता है। टीम भावना पर बल, ये बहुत मैंडेटरी और अच्छा पॉइंट है, यानी कि कभी भी खुद के अकेले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा समूह भावना का क्या होना चाहिए, आपके अंतर्गत विचार आना चाहिए, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो, चाहे आपके नॉर्मल जीवन लेवल पर हो। ठीक है, हर मनुष्य को आगे बढ़ना होता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी सामने वालों को आप धक्का देकर ये चीज़ करें। हमेशा क्या कोशिश रहनी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास वाली चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। परिवर्तन प्रबंध हेतु तैयार रहना, देखो मैनेजमेंट चेंज के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि डे बाय डे नए नए चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने स्कूल में भी देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस मिलेंगे। तो इस परिवर्तन के लिए क्या रहना पड़ता है, आपको तैयार रहना चाहिए, ताकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रतिस्पर्धी युग में क्या कर सकें, सर्वाइव करवा सकें। समाज के प्रति उत्तरदायी व राष्ट्रीय नीतियों के प्रति सम्मान, हमेशा अपने समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जो समाज की भलाई के लिए हो, और राष्ट्रीय नीतियों का क्या करना चाहिए, कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इनके लिए इनको भंग नहीं करना चाहिए। अब बात करें हम आपके 4th पॉइंट यानी प्रबंध की सार्वभौमिकता, और इसी के साथ हमारी प्रबंध की प्रकृति के जो 4 पॉइंट है वो मैं यहाँ पर क्लियर आपको कर दूंगी। प्रबंध की सार्वभौमिकता क्या कहती है, देखो एज अ नोट्स मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिया है, ठीक है, इसके जस्ट बाद मैं आपको इसको लॉन्ग में भी बता दूंगी। सार्वभौमिकता से क्या आशय है, सार्वभौमिकता से आशय है किसी ज्ञान के सर्वत्र एक समान रूप में लागू होने से। क्लियर, ये आपके 4 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन अच्छा बनता है ये, और ये अधिकतर आता ही आता है। तो इसके यानी कि सार्वभौमिकता क्या हुई, कोई ज्ञान है और वो सर्वत्र क्या हो रहा है, एक समान रूप से लागू हो रहा है। अब इसके पक्ष में अगर बात करें तो प्रबंध प्रक्रिया समान होती है। देखो प्रबंध प्रक्रिया कहीं भी चले जाओ समान मिलेगी, ठीक है, यानी कि हर कोई क्या करता है, पहले नियोजन करता है, फिर उसका संगठन करता है, फिर अपने कर्मचारियों को निर्देशन देता है, फिर उसको नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, जैसे हेनरी फोल फ्रेंच कंट्री के थे, यानी कि वो फ्रांस के थे, और उनके जो सिद्धांत बनाए गए वो इंडिया में फॉलो होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है। वहीं कुछ प्रबंध शास्त्री क्या मानते हैं कि जी नहीं, प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक नहीं है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो उसके विपक्ष में बोलते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धांत क्या होते हैं, परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर परिस्थितियाँ सेम हैं तो लागू होंगे, अगर परिस्थितियाँ डिफरेंट हो गई तो हो सकता है वही सिद्धांत आपके संस्था में लागू नहीं हो जो किसी और संस्था में लागू हो रहा है। अलग अलग प्रबंध के चातुर्य, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, हर किसी मैनेजर का अपना माइंडसेट होता है, वो एक ही सिद्धांत को क्या करता है, अलग तरीके से अपने ऑफिस में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि आपके पास एक आंसर है बट आप उसी आंसर को क्या करें, किसी और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको कौन कौन इफेक्ट करते हैं, जी 3 बिंदु इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मैडम कौन कौन से हैं, तो देखिए, देश संगठन की संस्कृति, बिल्कुल आपके देश की संस्कृति कुछ और हो सकती है, किसी और देश की संस्कृति कुछ और हो सकती है, और इनफैक्ट एक देश के अंतर्गत अगर 2 या 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं तो उनका कल्चर अलग हो सकता है। जैसे अभी कोरोना टाइम के बाद देखा जाए तो कुछ संस्थाओं ने क्या करा है भाई, वर्क फ्रॉम होम अपना लिया है, परमानेंटली उन्होंने अपना लिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ तो घर से काम करेंगे, बट कुछ ने नहीं अपनाया। तो क्या हुआ, ये संगठन की संस्कृति पर डिपेंड हुआ, क्योंकि अब क्या होगा, जो प्रबंध के सिद्धांत है वो बिल्कुल चेंज जाएंगे। भाई वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए अलग सिद्धांत लागू होते हैं, जो लोग ऑफिस में आके काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ डिफरेंट सिद्धांत लागू होते हैं। संगठन के उद्देश्य, बिल्कुल संगठन के उद्देश्य भी सिद्धांतों को इफेक्ट करते हैं। हो सकता है किसी संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की भलाई करना हो, या फिर केवल क्या हो, किसी का तो ओनली एंड ओनली लाभ कमाना ही हो। तो संगठन का उद्देश्य और संगठन का प्रबंध की दर्शन, यानी कि संगठन के अंतर्गत प्रबंध किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या नीतियाँ उसके अंतर्गत अपनाई जा रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है बल्कि परिस्थिति जन्य है। आई होप तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, वे समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये लाइन रट लेना, अपने को केवल यही लिख कर आनी है, क्या कंक्लूजन में, प्रबंध सार्वभौमिक है परंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, वे समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लिंक करके यानी कि जुड़कर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले तो देखो पेशे की श्रेणी की बात कर रहे थे अपन, पेशे की विशेषताएं। स्थापित पेशा क्या होता है, यानी कि जो पहले से पेशे चले आ रहे हैं वो स्थापित पेशे होते हैं, ज्ञान की शाखा पर आधारित, जैसे कि चिकित्सा, कानून, ये सब। और अगर नवीन पेशे की बात करी जाए तो
नए विषयों पर आधारित जैसे कि रसायन शास्त्री, समाजशास्त्री। अर्ध पेशे की बात करी जाए तो जो टेक्निकल नॉलेज यानी प्राविधिक का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज, और अभ्यास पर आधारित जैसे कि नर्स, प्रयोगशाला। बिल्कुल, नर्स का काम, प्रयोगशाला काम, ये सब क्या होता है, तकनीक पर आधारित होता है। भावी पेशा क्या होता है, आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों पर, जैसे डे टू डे क्या हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, उसे कहते हैं भावी पेशा। भावी यानी कि वैसे भी फ्यूचर होता है। और सीमांत पेशा होता है प्राविधिक दक्षता पर आधारित, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन, यानी कि जो टेक्निकल कैपेबिलिटी होती है उस पर आधारित होता है, जैसे कि ड्राफ्टमैन। ठीक है, अब प्रबंध की सार्वभौमिकता को जल्दी से एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगा होगा मैम ने तो बहुत छोटे से 5-10 लाइन में समझा दिया। बात मैंने वही लिखी है, बस वहाँ पर एज अ कंक्लूजन लिखी ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए, और यहाँ पर एज अ चैप्टर हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं। सार्वभौमिकता का आशय है किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना, जैसे मैंने आपको बता दिया था। इसके संबंध में 2 विचारधारा है, एक तो कहती है कि ये क्या है, सार्वभौमिक है, दूसरी कहती है नहीं है। पक्ष में किसने बोला, थियो हेमन ने बोला, क्या बोला कि प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रबंध की प्रक्रिया सेम होती है और प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब क्या है सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क। स्टीफन रॉबिन्सन को क्या लगा कि जी नहीं, इसमें है प्रबंध में 5 दर्जन से अधिक सिद्धांत हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश सिद्धांत क्या होते हैं, परिस्थिति के अनुसार लागू हो जाते हैं, किंतु इनको सार्वभौमिक नहीं कह सकते, क्योंकि सार्वभौमिकता के परीक्षण में ये खरे नहीं उतरे। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ही तो आप लोग कंक्लूजन निकालते हो ना। विभिन्न शोधों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अमेरिका में प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को विश्व के सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका का कल्चर अलग है, बाकी कंट्रीज़ का कल्चर अलग है। हॉलैंड के शोधकर्ता वो लोग होते हैं जो कंटिन्यू रिसर्च करते हैं। गियर हॉफस्टेड ने 1980 के दशक में 40 देशों की प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन करा और ये निष्कर्ष निकाला कि मानवीय विशेषताएं विभिन्न देशों में अलग अलग होती हैं, इसलिए अमेरिकी प्रबंध सिद्धांतों को सर्वत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपके स्कूल में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो जस्ट पास वाले स्कूल में भी वो लागू हो ही हो। केवल यही नहीं बल्कि किसी एक प्रबंध सिद्धांत को एक ही देश में 2 अलग तरह के उपक्रमों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रबंध के किसी सिद्धांत का लागू होना या ना होना क्या होता है, मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो 3 कारक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। क्या, देश या संगठन की संस्कृति, संगठन का उद्देश्य और संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। देश या संगठन की संस्कृति, चूँकि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वही संगठन के उद्देश्य हैं, ठीक है, कि व्यवसायिक संगठन और गैर व्यवसायिक संगठन 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो दोनों के सिद्धांत क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अलग अलग हो जाएंगे और उद्देश्य भी अलग अलग हो जाएंगे। संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, प्रबंधकीय दर्शन में उन मान्यता और विश्वासों को शामिल किया जाता है जिनके आधार पर किसी संगठन का प्रबंध किया जाता है। संगठन में प्रबंध की दर्शन उच्च स्तर प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि विभिन्न संगठनों का प्रबंध की दर्शन अलग अलग हो सकता है, तो उनमें प्रबंध के सिद्धांत में अलग अलग रूप से लागू होंगे। और निष्कर्ष क्या बोलता है हमारा कि इस प्रकार प्रबंध सार्वभौमिक है, किंतु उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि क्या है, परिस्थिति जन्य है। अतः प्रबंध ज्ञान के हस्तांतरण में निम्न तथ्यों को जानना आवश्यक है। प्रबंध के वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक है और मानवीय व्यवहार का क्या है, उनके वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक है और मानवीय व्यवहार का प्रभाव उन पर क्या है, नगण्य, यानी कि उन पर मानवीय व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो क्या है, सार्वभौमिक तो हैं, लेकिन उनको कोई भी मानव का व्यवहार क्या हो रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा, जबकि अन्य सिद्धांतों को क्या होता है, मानवीय व्यवहार पूर्णतः इफेक्ट करता है। क्योंकि मानवीय व्यवहार क्या है, पल पल बदलता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मानवीय व्यवहार पर क्या है, किसी का भी जोर नहीं है, तो ये बदलता रहता है। परंतु कुछ प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का मानवीय व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रबंध के वे सिद्धांत जो मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं और सार्वभौमिक नहीं है, उन्हें हस्तांतरित करने के लिए देश एवं संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जैसे निर्देशन के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत आदि। प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। ठीक है, कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो क्या है, मानवीय व्यवहार से पूर्णतः प्रभावित होते हैं और वो सार्वभौमिक नहीं माने जा सकते। सार्वभौमिक क्यों नहीं माने जा सकते, क्योंकि फिर वो क्या हो रहे हैं, वो बदलते हुए रूप से लागू हो रहे हैं, जबकि ये वाले जो सिद्धांत थे वो क्या हो रहे थे, नॉर्मल तरीके से सब जगह समान रूप से लागू हो रहे थे। अब प्रबंध के ज्ञान के हस्तांतरण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, देखो पहला है विकसित देशों के प्रबंध साहित्य के अध्ययन एवं प्राचीनतम व्यवस्था के शोध के द्वारा, यानी कि जो पहले जो व्यवस्था रही है उसके ऊपर क्या किया जाए, रिसर्च किया जाए और कंक्लूजन्स निकाले जाएँ। अविकसित देशों के प्रबंधकों को विकसित देशों में प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपने मैनेजर्स को डेवलप कंट्रीज़ में भेजती हैं उनकी तौर तरीके सीखने के लिए। विकसित देशों के प्रबंध की परामर्शदाताओं द्वारा, यानी कि जो अच्छे अच्छे मैनेजर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपने एक तरीके से सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और जो अपने
आइडियाज़ हैं वो थोड़े थोड़े क्या हैं लोगों को बताते हैं। तो ये हो गया आपके प्रबंधकीय परामर्शदाताओं द्वारा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कम विकसित देशों में क्या करती हैं, व्यवसाय करती हैं, उनके केस स्टडी द्वारा, ठीक है। यानी कि कुछ एमएनसीज क्या होती हैं जो कम विकसित देशों में काम कर रही हैं, उनको एक केस स्टडी बनाकर, केस स्टडी होती है सिचुएशन क्रिएट करके उसके कंक्लूजन्स निकालना, तो उनके ऊपर केस स्टडी बनाई जाती है, फिर कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं कि इनका मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक की बात करेंगे, उसी के साथ ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।